आज से हम लोग राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का अध्ययन करेंगे। गुप्त जी के काव्य सुधा में उतरने से पहले हम उनके जीवन परिचय के संदर्भ में जान लेना आवश्यक है, क्योंकि जब भी हम किसी साहित्यकार, किसी रचनाकार को बिना जाने, बिना समझे उनके जीवन चरित्र को, हम उनकी रचनाओं को बखूबी समझने में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम उनके जीवन को, उनके रचना संसार को और किन परिस्थितियों में उन लोगों ने अध्ययन करते हुए इतनी हिंदी साहित्य की सेवा की, इसकी जानकारी हमें ज़रूरी है। आइए मैथिली शरण गुप्त के विषय में जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव के जिला झांसी में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में हुआ था। अर्थात एक लाइन में हम इस तरह से कह सकते हैं कि गुप्त जी झांसी के चिरगांव में 1886 को जन्मे थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम से एक हिंदी का युग चलता है, द्विवेदी युग, की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट किया, नवीन धारा को पुष्ट किया और उसमें अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया। इनके जो हिंदी साहित्य की सेवा की थी, इसके जो इन्होंने हिंदी को बढ़ावा दिया था, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया। भारती यानी हिंदी का यह योगी, यह साधक 12 दिसंबर 1964 को स्वर्ग सिधार गए, गोलोकवासी हो गए। गुप्त जी की रचना संपदा बहुत विशाल है। इनकी विशेष ख्याति रामचरित पर आधारित महाकाव्य साकेत के कारण है। साकेत 1931 में आई थी। जयद्रथ वध, भारत भारती, अनग, पंचवटी, यशोधरा द्वापर, सिद्धराज आदि गुप्त जी की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यशोधरा एक चंपू काव्य है, जिसमें गुप्त जी ने बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया है। राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता का प्रमुख स्वर है।
भारत भारती में प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इस रचना में व्यक्त स्वदेश प्रेम ही इनकी परवर्ती रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और नवीन राष्ट्रीय भावनाओं में प्रेरित हो गया है। इनकी कविता में आज की समस्या और विचारों से स्पष्ट दर्शन होते हैं। गांधीवाद तथा कहीं कहीं इनकी कविताओं में आर्य समाज का भी दर्शन होता है, प्रभाव पड़ता है। अपने काव्यों में कथा वस्तु गुप्त जी ने आज के जीवन से न लेकर प्राचीन इतिहास अथवा पुराणों से लिया है। गुप्त जी की चरित्र कल्पना कहीं भी अलौकिकता का स्थान नहीं है। इनके सारे चरित्र मानव हैं, उनमें देव और दानव नहीं है। इनके राम, कृष्ण, गौतम आदि सभी जो चिरकाल से हमारे श्रद्धा प्राप्त किए हुए पात्र हैं, इसलिए वे जीवन प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। साकेत के राम ईश्वर होते हुए भी तुलसी की भांति आराध्य नहीं, हमारे ही बीच में एक व्यक्ति हैं। नारी के प्रति गुप्त जी का हृदय सहानुभूति और करुणा से अभिप्रेत आप्लावित है। यशोधरा, उर्मिला, कैकेयी, विद्रुता, रानकदे आदि नारियां गुप्त जी की महत्वपूर्ण सृष्टि हैं। साकेत में उर्मिला तथा यशोधरा में गौतम पत्नी यशोधरा को भारतीय नारी जीवन के आदर्श की प्रतिमाएं बताते हुए उनके त्याग एवं करुणा को बड़े ही सरल एवं सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। इन दो पंक्तियां हिंदी काव्य की अमर निधि हैं। ये दो पंक्तियां मात्र हिंदी काव्य की अमर निधि हैं। अमृतत्व ये पंक्तियां अमृतत्व की श्रेणी में आती हैं। गुप्त जी युगीन चेतना और इसके विकसित हुए रूप के प्रति सजग थे। इनकी स्पष्ट झलक इनके काव्य में मिलती है और राष्ट्र की आत्मा को वाणी देने के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए। आधुनिक हिंदी काव्य की धारा के साथ विकास पथ पर चलते हुए युग प्रतिनिधि इन्हें स्वीकार किए गए। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उसकी चेतना को वाणी दी। हिंदी काव्य को एक महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने किया कि जो हिंदी का साहित्य श्रृंगार रस के दलदल में समाया हुआ था, नक्श के वर्णन से साहित्य लिखे जाते थे, ओतप्रोत थे। गुप्त जी ने श्रृंगार रस से सरोबार दलदल में धंसा हुआ हिंदी काव्य को निकाल करके उसमें राष्ट्रीय भावों को पुनीत गंगा बहाने का श्रेय
गुप्त जी को ही जाता है। ये सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि थे। तो हम लोग आज ये उनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। आज अब हम लोग उनकी जो रचना है कैकेयी का अनुताप पढ़ेंगे। कैकेयी का अनुताप का हम प्रसंग लेकर के कल उपस्थित होंगे।